जाली नोट से सीधा संबंध बता दिया गया है देवेंद्र फडणवीस का। 14 करोड़ रुपए बरामद हुए, 14 करोड़ 56 लाख, और उसको 8,80,000 में कन्वर्ट किया गया। तो ये कोई हवा में बातें नहीं है। अगर जाली नोट का नेक्सस चला रहे देवेंद्र फडणवीस तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित नहीं होगी ना। आप रियाज भाटी की बात कर रहे हैं जिसके पास 2 पासपोर्ट मिले और उनके वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो है। तो आपकी सरकार है, आप जांच जारी कर दीजिए कि राज्य में बहुत सारी स्टेट एजेंसी हैं जो जांच कर सकती हैं। ये केवल हवा में बात करने का क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल यही बात है कि आखिरकार दोनों राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ठोस कार्रवाई की कोई बात नहीं करता है। आखिरकार दोनों ही पावर में है, एक केंद्र में पावर में है, एक राज्य में पावर में है। चाहे तो इस पूरे मामले की जांच करा सकते हैं, आप सीबीआई को लिख सकते हैं, सीबीआई इसमें जांच करे, आप राज्य एजेंसी से जांच करा सकते हैं, आपके पास पूरी पावर है। आखिरकार जो है मीडिया के सामने डेली जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो विवाद खड़ा हुआ, जो शाहरुख खान है उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद समीर वानखेड़े पर आज भी जिस तरह से आरोप लगाए गए, समीर वानखेड़े के इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता है। क्योंकि जिस तरह से जो है नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो है नेक्सस ये पूरा चला रहे हैं, ये बड़ा गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं कि आखिरकार 14 करोड़ 56 लाख के जो नकली नोट थे, जाली नोट थे, जाली करेंसी थी, उसको जो है 8,80,000 रुपये में जो है मैनेज पूरे मामले को किया गया। 8,80,000 रुपये दिखाए गए, एफआईआर भी इसमें दर्ज है, पूरे आरोप लगाए गए हैं, सबूत के साथ आरोप लगाए गए हैं। आखिरकार इन पूरे मामलों की जांच क्यों नहीं करा ली जाती है? आखिरकार जो राज्य सरकार वो कह सकती है, इस पूरे मामले में सीबीआई को लिख सकती है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन ये विवाद यहाँ थमता नजर नहीं आ रहा है। इसमें अभी और आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा सकते हैं, और अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह के आरोप लगाते हैं, या फिर जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं उनमें किस तरह के वो सबूत या फिर बचाव में साक्ष्य पेश करते हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से डेली एक नया अपडेट आता है, नया एक जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के भी एक जो है सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो राजनेता हैं, आखिरकार इनके जो अगर बात करें तो इनके जो दामन में कितने दाग हैं, ये भी राजनेता खुद जो है इसके खुलासा कर रहे हैं। आखिर ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी और थमेगी? और अगर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही तो अब देवेंद्र फडणवीस का इंतजार है कि वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने बचाव में कहेंगे और 4 बातें नवाब मलिक के बारे में कहेंगे। क्या यही चलता रहेगा क्या? अभिमन्यु शितोले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अभिमन्यु जी, आज देखिए नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। आपने जाली नोट के नेक्सस चलाते हैं, देवेंद्र फडणवीस बता दिया, रियाज भाटी का नाम लिया, मुन्ना यादव का नाम लिया। रियाज भाटी 2 पासपोर्ट के साथ पकड़े गए, 2 दिन में छोड़ दिए गए, ये संरक्षण मिला देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तमाम बातें कही गई। कैसे देखेंगे सर इसे? देखिए, बहुत पुराना और बहुत नाम है। तरह से मुन्ना नागपुर का हैदर आजम के बाद तो आरोप नवाब हैदर आजम को सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने महामंडल का अध्यक्ष बनाया। लेकिन सवाल यह है, जब ये सारे थे, नवाब मलिक अपोजिशन में बैठे थे, आरोप क्यों नहीं लगाए? फडणवीस ने आरोप लगाया तो उसके बाद तो ये आरोप प्रत्यारोप है। बिल्कुल लगता है कि समस्याएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं यहाँ पर अभिमन्यु जी कि भाई जब आप विपक्ष में बैठे थे तब आपने क्यों नहीं सवाल उठाए, तब आपने ये खुलासे क्यों नहीं किए, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं आऊंगा सर आपके पास दोबारा। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे मुंबई से लाइव। शुभम, यहाँ पर मुन्ना यादव और रियाज भाटी के बारे में जरा आप दर्शकों को बताइए और समझाइए क्या कुछ इनका बैकग्राउंड रहा है। देखिए, रियाज भाटी के बारे में कहा जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है, और मुन्ना यादव के बारे में जो तो वो एक शातिर अपराधी रह चुका है। राहित
बात करें तो जिस तरीके से नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का उनके ऊपर हाथ था और उनके बचा रहे थे, उनको डिफेंड कर रहे थे, लेकिन याद भाटी जो है 2019 में मुंबई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो चुका था। उसे मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। और मुन्ना यादव के बारे में बात करें तो वो भी एक शातिर अपराधी है, कई सारे उसके ऊपर मामले दर्ज है। और लेकिन नवाब मलिक जिस तरह से अपराध जो आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों जो अपराधी है इनके देवेंद्र फडणवीस से अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात है, बीजेपी के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों के साथ उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके रिश्ते इस तरह से होना किस तरह से ये लाजमी बनता है। कई सारे सवाल खड़ा करता है कि नवाब मलिक जिस तरह से जो आरोप लगा है और इस पर ये देखना होगा कि नवाब मलिक किस तरह से माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अपनी सफाई देते हैं, क्या वो कबूल करते हैं, क्या उनके रिश्ते उस वक्त थे, क्या वो आरोपों को बेबुनियाद बनाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। जी संजीव, यहाँ पर नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है अभी आगे और भी बहुत सारी काली करतूतें हैं देवेंद्र फडणवीस की जो मैं सामने लाऊंगा और रखूंगा। अभी जो आरोप लगाए गए हैं पहले उसका जवाब क्या आता है वो देख लेते हैं। तो संजीव, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये सारे जो खुलासे हैं, सारी जो बातें हैं, राज है, वो आप अपने पास किस दिन के लिए बचा के रखे हुए थे? अगर आपके पास सारी बातें थी आप पहले ले आते सामने। आप स्टेट में मंत्री हैं, आप क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करवाते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं, कोर्ट में मामला क्यों नहीं ले जाते हैं, मीडिया ट्रायल क्यों करते हैं? यही बड़े सवाल हैं कि आखिरकार आपके पास तमाम सबूत हैं और डेली जो है जिस तरह से नवाब मलिक डेली जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक नया सबूत सामने लेकर के आते हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कि मैं कल खुलासा करूंगा, तय समय पर उन्होंने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक खुलासा किया। और जिस तरह से फर्जी जो है जाली पासपोर्ट और फर्जी जो जाली करेंसी, इन सब को लेकर के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं और खुद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूर्व जो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको जिस तरह से घेरा है, उन पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के। और वहीं अब जो है ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब जो देवेंद्र जो फडणवीस है वो किस तरह के जो है आरोप लगाते हैं या फिर वो अपने बचाव में सबूत पेश करते हैं, क्योंकि उस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जब का ये पूरा मामला जो है नवाब मलिक ने बताया। लेकिन आप उस समय विपक्ष में थे, जैसे कि आपने बताया, तो विपक्ष में होने के बाद आप जो है उस समय ये जो है उठा सकते थे सवाल, और इस तरह के जो अगर आप पे सबूत थे तो वो आप जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर के दोनों तरफ ये बातें लागू होती है। संजीव, देवेंद्र फडणवीस आप सरकार में थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपको पता था अगर जमीन खरीद फरोख्त हुई है, 30 लाख में जमीन खरीदी गई है, 20 लाख दिए गए हैं और अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते हैं, क्यों नहीं उठवाया उनको? बिल्कुल, यही बड़े सवाल हैं कि आखिरकार जब आप पावर में थे और एक स्टेट के सीएम थे तो सीएम को पूरा पावर होता है और जाहिर सी बात है आपके पास तमाम सबूत होंगे, क्योंकि रजिस्ट्री अगर उन्होंने जो है की या ज़मीन खरीदी तो जाहिर सी बात है राजस्व विभाग में उसका पूरा डिटेल होता है, ब्यूरो होता है कि आखिरकार वो ज़मीन किस तरह से खरीदी गई, उसमें कोई घपला तो नहीं है, कोई घोटाला तो नहीं है। अगर घोटाला था तो आप उसमें कार्रवाई करा सकते थे, एफआईआर दर्ज करा सकते थे, उसमें आप गिरफ्तारी करा सकते थे। लेकिन अब जो ये नया महाराष्ट्र में राजनीति जो जन्म ले रही है, जिस तरह से वहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति शुरू हुई है और दो बड़े नेता आपस में डेली जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, वो बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जो राजनेता हैं आपस में ही जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जनता इनको चुनती है, जनता इन पे पूरा विश्वास करती है और इस तरह के जो इन पे जो है आरोप जो आपस में लगाएंगे, क्योंकि आरोप में सबूत हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सच्चाई भी रही होगी। और दोनों ही आरोप लगा रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के मौजूदा मिनिस्टर हैं राज्य के, तो ये बड़े सवाल उठाता है कि आखिरकार दोनों जिम्मेवारी पद पर जो है मौजूद हैं और रहे हैं, तो इनसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें तमाम जाहिर सी बात है सच्चाई तो रही होगी। सबूत के साथ जिस तरह से नवाब मलिक ने आरोप लगाए, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से आरोप लगाए, तो ये बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इतने सबूत होने के बावजूद आप इन मामलों को लेकर के किसी एजेंसी से जांच क्यों नहीं कराते, इनमें एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते। अगर आपके पास इतने सबूत हैं, आप जो है मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, तो इसमें आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। आपकी केंद्र में आपकी राज्य में सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की केंद्र में सरकार है, आप मांग कर सकते हैं सीबीआई जांच की, आप किसी राज्य एजेंसी से इसमें जांच करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करा करके इसकी जांच करा सकते हैं पुलिस से। तो सबूत काफ़ी हैं आपके पास, तो आप इसमें गिरफ्तारी भी करा सकते हैं, लेकिन आप डेली खुलासे कर रहे हैं। अभी आज देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस किस तरह के सबूत पेश करते हैं या फिर नवाब मलिक के खिलाफ कोई बड़ा आरोप लगाते हैं,
ये आज देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब पलटवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस किस तरह का करते हैं। जी अब शुभम पांडे मुंबई से है हमारे साथ। शुभम, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक आरोप उन्होंने और लगाया है कि जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया वो गलत आदमी को बनाया गया, जो अच्छी जगहों पर लोगों को बैठाया गया वो ठीक लोग नहीं थे, वो दागी लोग हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। इसके बारे में जरा खुल के बताइए। देखिए, जो अल्पसंख्यक बीजेपी के मंत्री के हाजी हफीज शेख, उन्हें फडणवीस की सरकार में मंत्री बनाया गया था। हालांकि वो भी, उनके ऊपर भी कई सारे संगीन आरोप लगे, किसी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी में थे, माफ कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक ने लगाया कि वो किसी और पार्टी में थे, उन्हें जानबूझकर लगाया गया, उनके ऊपर भी कई सारे जो आपराधिक मामले दर्ज थे पुलिस स्टेशन में। तो कहीं ना कहीं बड़ा संगीन आरोप है कि खासकर इन ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बनाया गया फडणवीस की जब सरकार थी 2014 से लेकर 2019 में। तो ये कई सारे सवाल खड़े करते हैं, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को अब देना होगा कि बेहद संगीन आरोप जो है नवाब मलिक लगाया कि ऐसे लोगों को क्यों बिठाया जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप है। ऐसे लोगों को जानबूझकर मंत्री बनाया गया है। जब फडणवीस की सरकार थी उन्हें पार्टी में पद दिया गया। तो कई सारे बेहद संगीन जो है आरोप लगे हैं, जिसके जवाब देवेंद्र फडणवीस को अब से कुछ समय बाद जब वो पीसी लेंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, तो उसमें उन्हें जब उनसे शुभम, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि देखिए बार बार हम यही सवाल उठा रहे हैं, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप वहां पर बैठे हैं, आप करीब से चीजों को देख रहे हैं, अच्छे से आप समझा पाएंगे और बता पाएंगे भाई ये इसके पीछे चल क्या रहा है। नवाब मलिक जो हैं और देवेंद्र फडणवीस जो हैं, दोनों की सरकार, नवाब मलिक की आज सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ जो इनके पास अचानक से रातों रात खुलासों की लिस्ट आ गई, एक दूसरे के खिलाफ बातें आ गई? ये कोई रातों रात तो नहीं होता है ना, ये तो इनके पास पहले से कागज पत्तर होंगे ना। पहले क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया में आकर, या जांच क्यों नहीं की गई? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस वक्त नवाब मलिक विपक्ष में थे। जब नोटबंदी हुई उस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि रातों रात ये कैसे सवाल, जो निजी आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नवाब मलिक ने उनकी पत्नी, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिसमें उनके साथ एक शख्स फोटो खिंचा रहा था। वो ट्रक पेडलर है, ऐसा नवाब मलिक ने कहा था कि ट्रक पेडलरों के साथ बीजेपी के संबंध है, देवेंद्र फडणवीस के संबंध है, अमृता फडणवीस के संबंध है, एक फोटो के जरिए। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के जब ये निजी मामला हो चुका, उनकी पत्नी पर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि संबंध जो है ट्रक पेडलरों के साथ। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मैं हाथ छोड़ूंगा और नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के साथ, जो उनके अंडरवर्ल्ड के रिश्ते हैं, उससे खुलासा। उसके बाद उनकी जमीन की खरीदारी, कम पैसों में लेना देना, ये सारी चीजों का उजागर। तो ये घटनाक्रम पिछले 4 दिन में हुआ है। दिवाली के पहले जिस तरह से मलिक ने अमृता फडणवीस के साथ एक फोटो शेयर कर दी थी कि वो ट्रक पेडलर है, उसके साथ अमृता फडणवीस फोटो खिंचा रही है, एक म्यूजिक एल्बम में उसने पैसा लगाया था। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद दोनों नेताओं के निजी जो मामले हैं अब वो सबके सामने आने शुरू हो चुके हैं। संजीव, यहाँ पर अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी देवेंद्र फडणवीस की, वो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, वो क्या कुछ कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज ही आज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। संजीव, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, दोबारा अपना सवाल एक बार। संजीव, मैं ये कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बहुत देखना दिलचस्प होगा कि उसमें क्या कुछ हम निकल कर आता है, और ज्यादा समय लगेगा नहीं, आज या कल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि नवाब मलिक ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। नोटबंदी के समय का जिक्र किया, 2016 2017 का जिक्र किया, जिस तरह से जो है उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो एक दागी था, और जाली पासपोर्ट जिस तरह से पकड़े गए वो उनके सहयोगी हैं। तो ये बड़े सवाल जिस तरह से नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इनको लेकर के अब जो है देवेंद्र फडणवीस को अपने बचाव में तो जाहिर सी बात है सबूत तो इकट्ठे करने ही होंगे। इसी साथ साथ नवाब मलिक पर वो क्या आरोप लगाते हैं या फिर किस तरह के और आरोप लगाते हैं सबूत के साथ, वो भी अब वो जाहिर सी बात है देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी जो है देवेंद्र फडणवीस आते हैं मीडिया के सामने और किस तरह की बातें रखते हैं, किस तरह के सबूत पेश करते हैं, या नवाब मलिक पर किस तरह के आरोप लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज नवाब मलिक ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जो सबसे गंभीर आरोप आज जो उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कहा कि
जाली नोट का कारोबार, उनसे देवेंद्र फडणवीस के जो है कनेक्शन है, जो दागी जो लोग हैं उनसे उनके कनेक्शन है, अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं, पाकिस्तान से जाली नोट आते हैं। वो एक पूरा जो है खेल जिस तरह से नवाब मलिक ने पूरा जो चैन जोड़ी है, वहाँ पर संबंध जो है नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के जोड़े हैं। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप हैं। भाजपा जिस तरह से हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है बात करती है, लेकिन नवाब मलिक ने जिस तरह से कनेक्शन को जोड़ा है, ये बड़े आरोप हैं कि आखिरकार इनसे किस तरह से देवेंद्र फडणवीस बचते हैं, किस तरह के अपने बचाव में सबूत रखते हैं, या फिर वो नवाब मलिक पर किस तरह के आरोप लगाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। क्या देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया के सामने आते हैं या फिर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक महाराष्ट्र की राजनीति में अब जो है गेंद जो है नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के पाले में डाल दी है। चर्चा का विषय है, काफ़ी गंभीर आरोप हैं, इनसे कैसे बच पाते हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल संजीव, इस मामले की गंभीरता को देखिए, इतने बड़े आरोप, इतने गंभीर आरोप, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की बात उन्होंने कर दी कि उसमें रियाज भाटी जो है वो शामिल था, जिसके पास 2 पासपोर्ट निकले, तो इन बातों को इतना लाइटली लिया नहीं जा सकता है। अगर इसमें दम है तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, और इसके पीछे जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आवाज आ रही है संजीव आपको? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं अब, और काफ़ी गंभीर आरोप हैं, इन आरोपों से कैसे बच पाते हैं देवेंद्र फडणवीस, ये देखने वाली बात होगी आखिरकार। क्योंकि नवाब मलिक ने जो है जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सबूत रखे, उन्होंने अपनी जो काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, इनसे बचना और इनसे पार पाना वो अब देवेंद्र फडणवीस के लिए काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण है। और किस तरह के वो बचते हैं, किस तरह के सबूत वो रखते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर है, वो कोई छोटे आरोप नहीं है कि 14 करोड़ 65 लाख रुपए जाली नोट पकड़े गए, और फिर उनको जो है 8,80,000 रुपये में उसको पूरे मामले को निपटा दिया गया। आखिरकार बाकी नोट कहाँ पर गए, उसमें देवेंद्र फडणवीस की सह थी, उनके सह पर ये पूरा जो खेल हुआ, ये आरोप लगाए हैं। 2 जाली फर्जी पासपोर्ट पकड़े गए, उनके वो सहयोगी हैं, और जो है अल्पसंख्यक आयोग का जिस तरह से उन्होंने चेयरमैन बनाया वो दागी था, उस पर मुकदमे थे। ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं उन्होंने, और जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इन आरोपों से पार कैसे पाते हैं और अपने बचाव में क्या रखते हैं। ये फिलहाल आज पूरे दिन देखने वाली बात होगी। जी अब शुभम पांडे हमारे साथ है मुंबई से लाइव। शुभम, यहाँ पर देखिए, आर्यन खान से ये बात शुरू हुई थी, ये केस शुरू हुआ, वहाँ से बहस शुरू हुई और यहाँ तक आ गई। अब देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक आमने सामने हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ये जो खुलासे हो रहे हैं, क्या वेट किया जा रहा था क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी का? जी बिल्कुल, देखिए आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से सारे मामले उजागर हुए हैं। जैसा आपने कहा कि इंतजार किया जा रहा था, बिल्कुल इंतजार हो रहा था कि कब इसमें ट्विस्ट आए, कब इसमें कई सारे मामले आए, कब एक पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां के नेताओं पे आरोप लगाए। बिल्कुल इंतजार जो हो रहा था वो पिछले महीने से हो रहा था। एक के बाद एक सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे कि कैसे बीजेपी पे आरोप लगाया जाए, कैसे एनसीपी के नेताओं को टारगेट किया जाए। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इंतजार में थी कि कैसे इस मामले में उसको आगे लिया जाए। अब ड्रग्स की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अंडरवर्ल्ड से किसके कौन सी पार्टी के ताल्लुकात है, किसकी सरकार में कितना काला धन जमा किया गया, किसकी सरकार में क्या चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों पर अब जो है ये सारे दोनों जो नेता है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। समीर वानखेड़े निशाना थे, शायद उनकी वजह से जो यहाँ नवाब मलिक बार बार उन पर निशाना साध रहे थे और उन्हीं की वजह से केस इतना आगे बढ़ गया, यहाँ तक बहस इतनी आगे बढ़ गई, बात इतनी आगे निकल गई। बिल्कुल, समीर वानखेड़े ही इसमें मुख्य प्रमुख वो शख्सियत है जिसके बाद ये कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। समीर वानखेड़े पिछले 1 साल से मीडिया की सुर्खियों में थे, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे थे। कई सारी बड़ी अभिनेत्रियों को दफ्तर बुलाया था, उनकी जांच की, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, तब से वो सुर्खियों में थे। लेकिन इस साल जब से वो शाहरुख खान जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है बॉलीवुड का, के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया, उसके बाद से वो लाइमलाइट में आए। उसके बाद नवाब मलिक जो उनके दामाद को गिरफ्तार एनसीबी ने पहले ही किया था फरवरी महीने में ड्रग्स के मामले में, 6 महीने जो है 8 महीने जेल में थे, उसके बाद उन्हें बेल मिली थी। उसके बाद नवाब मलिक को एक मौका मिला, उन्होंने सबूत इकट्ठे किए और समीर वानखेड़े की जाति और
उनकी सरकारी नौकरी, फर्जीवाड़ा, कई सारे आरोपों पर जो है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो कहानी वहीं से शुरू हुई है और अब जाके ये अंडरवर्ल्ड से जुड़ चुकी है। बिल्कुल संजीव, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, समीर वानखेड़े निशाने पर आए यहाँ पर नवाब मलिक के, और उसके बाद बात इतनी आगे निकलते चली गई। असली निशाना जो थे वो यहाँ पर समीर वानखेड़े थे और उनके बाद ये बात इतनी आगे निकली है। देखिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई फिलहाल जिस तरह से लगता है अब वो लड़ाई जो है व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो है तमाम जो है सवाल उठे, आरोप प्रत्यारोप लगे, और उसके बाद ये जो लड़ाई है फिलहाल अब मूंछ की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। इसीलिए व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इसको देख सकते हैं कि जिस तरह से नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं, और समीर वानखेड़े ने जिस तरह से उनकी जाति पर सवाल उठे, उनके निकाह पे सवाल उठे, उनकी नौकरी पर सवाल उठे, उनको जो है समीर वानखेड़े को जो है एससी आयोग में आना पड़ा, अपने सबूत पेश करने पड़े, अपनी जाति बतानी पड़ी। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार अब जो ये लड़ाई है ये कहाँ पर जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें क्योंकि कैबिनेट के मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, वो आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो आरोप लगा रहे हैं। संजीव, आपके साथ सहयोगी रमन भी है क्या मौजूदा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सहयोगी हैं रमन ममगिन, वो जुड़ गए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि ये बताइए कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो चल रहा है तो ये कहाँ पर जाकर रुकेगा? देखिए संजीव, अभी लगता नहीं कि रुकने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये एक टेबल टेनिस के गेम की तरह हो गया है। एक बारी वो इस पाले में डालते हैं, दूसरा फिर इस पाले में डालते हैं, और ये देखिए कि आरोप आते हैं लेकिन तथ्यों के साथ, पेपर्स के साथ। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नवाब मलिक के पास इतनी सारी चीज़ें थी तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था और ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी, वहाँ पर चलनी चाहिए थी, या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पास जाना चाहिए था। आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो सारे आरोप प्रत्यारोप हैं ये हवा देने के लिए काफ़ी हैं, इसको सियासत करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं या किसी भी जांच एजेंसी के पास जाते हैं तो आपके पास पुख्ता सबूत चाहिए। वही हमने कल भी देखा, कल देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारी बातें रखी, लेकिन यही सारी चीज़ें लेकर वो पहले भी जा सकते थे, कोर्ट के पास जा सकते थे, जांच एजेंसीज के पास जा सकते थे, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ। हमने खुद देखा कि आर्यन जो ड्रग केस था, क्रूज केस के बाद लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो जारी है, लगातार इस तरह की चीज़ें जारी हैं। एक खेमा ऐसा है जो कि उसके पक्ष में है, दूसरा खेमा है वो उसके विपक्ष में है, और उसी को लेकर सियासत इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से जारी है और ये महाराष्ट्र में चलने वाला है। और ये आगे भी हो सकता है कुछ दिन बाद देवेंद्र फडणवीस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और फिर पुरानी किसी कहानी के साथ सामने आए कि उनका किसी के साथ कोई संबंध है। आज जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, जो है नवाब मलिक ने जाली करेंसी को लेकर आरोप लगाए और दागियों के साथ उनका कनेक्शन था, इस तरह के आरोप लगाए। 14 करोड़ की नोटबंदी के दौरान 14 करोड़ 65 लाख रुपए की जाली करेंसी पकड़ी गई थी, जिसको जो है 8,80,000 रुपये में जो है समेट दिया गया। बाकायदा FIR भी दर्ज है और सबूत भी उन्होंने पेश किए हैं। तो ये जब आप क्योंकि कैबिनेट में हैं, मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं आप FIR दर्ज कराते? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि अगर आपके पास इतने सारे पुख्ता सबूत हैं, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपने आज तक तो इंतजार क्यों किया इन सारी चीज़ों का? इसका मतलब, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कानून के तौर पर जाएं, अगर आपको किसी अपराध के बारे में पता है और आप उस अपराध को छुपा रहे हैं, और वो भी तब जब आप पूरे दावे के साथ कर रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सारे प्रूफ हैं, उसके बाद भी आप उस अपराध पर को छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कहीं कोई साठगांठ थी, या इसका मतलब आप इसको किसी हित के चलते, किसी फायदे के लिए आपने उसको छुपा कर रखा हुआ था। तो अगर वाकई में आपके पास इतनी सारी चीजें थी तो आपको पहले उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था या फिर जांच एजेंसियों के सामने रखना चाहिए था। तो अभी क्या, क्योंकि महाराष्ट्र, संजीव आप हमारे साथ, रमन आप भी हमारे साथ बने रहिए, सभी तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो किस मोड़ पर आ गई है। नवाब मलिक वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, एक बार फिर से बम फोड़ा है नवाब मलिक ने और बड़े और गंभीर आरोप लगाए। चर्चा जारी रखेंगे, रुक रहे कुछ देर के लिए, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा।